नमस्कार दोस्तों, वापस दोबारा हाजिर हैं आपके प्यारे अपने चैनल मौज हाउस में, जहां पर योग, जीवन, लाइफस्टाइल, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, एंटरटेनमेंट सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन। मैं आपको बताऊंगा अपने शब्दों में कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और वो योग के किस प्रकार समतुल्य है। तो शुरू करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन। इस ऑडियो को आप अंत तक सुने और अच्छा लगने पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बड़ा ही अच्छा ये ऑडियो वीडियो आपको नज़र आएगा और इसमें सभी तरह की आपको चीज़ें जब सुनने लगेंगे तो लास्ट तक आपको प्राकृतिक चिकित्सा का अहम पता लगेगा। थोड़े पढ़े लिखे या अनपढ़ व्यक्तियों को प्राकृतिक चिकित्सा समझानी हो तो इस प्रकार समझाते हैं। इस चिकित्सा पद्धति में किसी प्रकार की कोई दवाई, इंजेक्शन, चूर्ण, गोली किसी भी रूप में नहीं दी जाती है। इसमें तो बस मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, भोजन का सुधार करना, आसन, प्राणायाम, छोटी मोटी योग क्रियाएं, ध्यान, ईश्वर की प्रार्थना करना, जप करना, तप करना इत्यादि के प्रयास करने से हम रोगों का उपचार करते हैं। किसी चिकित्सालय में जाने पर मिट्टी की पट्टी, ठंडा पानी, टब स्नान, पानी की पट्टियाँ, धूप स्नान, भाप स्नान, ठंडा गरम शेक, एनिमा, इस तरह की कई तरह की चीज़ें जो हम पेट पर, छाती पर, गले पर आदि अलग अलग रोगों में और आदि अलग अलग लपेटों में इसको दी जाती है। दोस्तों, परंपरा में हम देखते आए हैं और सुनते आए हैं कि रोग के लिए कुछ ना कुछ दवा खाते हैं जो दैनिक खुराक से कुछ अलग होती है। ईश्वर ने साग दिया है, सब्जी, फल, फूल, कंद, मूल, दूध, दही, चावल, गेहूँ और न जाने कितनी सारी चीज़ें खाने को दी है और उन्हीं खाने की चीज़ों से ही हम चीज़ों की चिकित्सा करते हैं। उन्हीं खाने की वस्तुओं से रोगों की चिकित्सा होती है। इतना समझाने में कठिनाई तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे और स्नातक जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं हमारे मित्र, उनके लिए बड़ा ही आश्चर्य होगा कि भला बिना दवा के लोग भी ठीक कैसे हो सकते हैं, रोग कैसे ठीक हो सकते हैं। इसे समझाने के लिए हम आयुर्वेद के बिना दवा के एक इलाज का एक प्रमाण भी हम आपको दे सकते हैं। बिना किसी दवाई के केवल आहार विहार ठीक कर देने से रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आहार विहार गलत होगा तो सैकड़ों दवाइयों से भी रोग ठीक नहीं होगा। ये एक प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है। प्रचलित कहावत है, 100 दवा ना एक परहेज। आयुर्वेद में भी ये लिखा हुआ है, यानी खान पान ठीक करते हैं तो दवा की क्या ज़रूरत है। खान पान अगर हम ठीक करते हैं तो दवा की क्या ज़रूरत है, रोग वैसे ही ठीक हो जाएगा। यदि खान पान गलत है तो दवा भी क्या करेगी, दवा से भी कोई लाभ नहीं होगा। सत्य एक ही होता है, दो नहीं होते। जब आयुर्वेद भी कहता है कि सैकड़ों दवाओं से रोग ठीक नहीं हो सकता है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी कहा है कि रोग ठीक होने के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए एक आधुनिक चिकित्सा में बताई हुई प्रामाणिक बातें बिल्कुल है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात रोगी बन इलाज कराने से अच्छा है कि रोग ही ना होने दे। आहार विहार सुधारने से, खान पान सुधारने से आप निरोग रहेंगे। एलोपैथी विज्ञान जन्मदाता हिप्पोक्रेटस ये कहते थे कि रोगों को तो प्रकृति अपने आप ही ठीक कर देती है, दवा रोग को तो सिर्फ दबाती है। आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरि जी हमारे शिष्यों से कहते थे, पूछते थे, उनके शिष्य उनसे पूछते थे कि बताइए धन्वंतरि जी कि कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। तो इस बात का हमारे उत्तर दिया करते थे हमारे सबसे अच्छे शिष्यों में, जिसमें मकरध्वज जिनका नाम आता है, वो कहा करते थे, पूछा करते थे कि कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है धन्वंतरि जी से। तो धन्वंतरि जी ने उनको उत्तर दिया कि मकरध्वज, जिसके नाम से ये जड़ी बूटी बनी है, कि मकरध्वज का सेवन करने वाला, संजीवनी बूटी खाने वाला, शिलाजीत खाने वाला, च्यवन प्रकाश खाने वाला, जो च्यवन ऋषि से बना हुआ है, ये सारे के सारे हमेशा से ही स्वस्थ रहे। उन्होंने फिर पूछा कि बताइए कि इसका उत्तर और किस प्रकार दिया जाए। तो उन्होंने बोला
कि हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, अर्थात हितभुक का अर्थ होता है जो आहार हितकारी हो, और मितभुक का अर्थ होता है कि जो थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा कम खाया जाए, मिताहार किया जाए। और ऋतभुक का मतलब होता है कि नेक की कमाई, यानी मेहनत की कमाई। तो लोगों से उत्तर से और संचित है कि आप भी, आशा करता हूँ कि इतने प्रमाण के बाद आप लोग भी इसके मन में आ पाएंगे कि आहार विहार की शुद्धि से रोग ठीक होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो उपचार दिया जाता है, कोशिश करेंगे इस बात का कि वह आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही दिया जा रहा है। वह शरीर का शुद्धिकरण है। इसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म है, जिसमें हम वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, बस्ती और काफ़ी सारी चीज़ों की क्रियाएं हम करते हैं। आप ये भी देखेंगे इस चीज़ के लिए कि हमारा लगातार किया जाने वाला कार्य, लगातार किया जाने वाले कार्य, जिसमें हम वमन है, विरेचन है, स्वेदन है, विदेहन है, बस्ती है आदि का रूप दिया जाता है, जो आजकल शायद देखने से भी नहीं मिलता है। पंचकर्म की विद्याओं का जो हमने देखा है आजकल विलोप होता ही जा रहा है। और अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि जो आजकल ये अत्याधुनिक खोज हुई है, जिसके आहार के संबंध में हुई है, तो कहा गया है कि आहार ही औषधि है, डाइट इज़ मेडिटेशन। आयुर्वेद भी इस चीज़ को कहता है कि सभी रोगों का जो कारण है वो मल का कुपित होना है। अनेक प्रकार के अहित आहार के सेवन करने से मल प्रकुपित होता है। इस बात को भी स्पष्ट हो गया है कि आयुर्वेद में इस रोग के मल का बताया गया है रोगों का कारण। संसार के सभी रोगों का कारण विजातीय द्रव्य यानी मल का इकट्ठा होना बताया गया है। समझदार विद्वान पाठकों को अब समझने में देर नहीं लगेगी कि रोग का कारण मलभार है और मल गलत खाने पीने से होता है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सालयों में शुद्धिकरण के लिए पेट पर गर्म ठंडी सेक होती है, पेट की मालिश होती है, पेट के आसन होते हैं और इस तरह की चीज़ों से उनको शुद्ध किया जाता है। पाठकों को और हमारे श्रोताओं को ये आश्चर्यचकित होगा कि आकाश तत्व कैसे इलाज करता है। आकाश तत्व का मतलब होता है शून्य, खाली स्थान। आंत में, आमाशय में, फेफड़ों में, हृदय में, नस में, नाड़ियों में, मस्तिष्क में जितना भी होता है वो सब हमारा आकाश तत्व होता है। मल मूत्र का हम निष्कासन करते हैं, कान से हम सुनते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, हाथ पैरों का हम संचालन करते हैं, ये सारे काम आकाश तत्व के। समस्त शरीर में संचालन का कार्य आकाश तत्व के होने के कारण होता है। चिकित्सा में उपवास कराकर यानी व्रत कराकर, खाली पेट रखकर हम हमारी आंतों को, पुराने जो हमारा मल होता है उसको हम साफ करते हैं। वमन कराकर यानी उल्टियाँ कराकर हम हमारी आंतों में से हमारे पेट की सफाई करके और हम सारी चीज़ों को स्वस्थ करते हैं। आकाश तत्व के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में असंख्य कोष होते हैं और प्रत्येक कोष और उनके बीच में आकाश यानी एक खाली स्थान होता है जो अणुओं के बीच में होता है। उसी खाली स्थान को, वही जो कोषों में खाली स्थान होता है प्रकृति में जिसे हम अणु कहते हैं, वही एक आकाश तत्व है। और बिना अणु और कोष दोनों मृतक हैं आकाश तत्व के। और आकाश तत्व का जो गुण होता है दोस्तों वो शब्द होता है। बात करते हैं वायु की। वायु का स्थान शरीर में सर्वोत्तम है। जल के बिना तो हम फिर भी 2 दिन रह सकते हैं, अन्न के बिना फिर भी महीने भर रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना 5 मिनट भी जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, हमारा जी नहीं सकते, रुक नहीं सकते। हमारे जीवन में शुद्ध वायु हमें उत्साह देती है, हमें प्रसन्नता देती है, हमें काम करने का साहस देती है। वायु प्राप्त करने से सबसे बढ़िया साधन है प्राणायाम। प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारे योग में जो करने की जो कला है, जीने की कला है, जो लोग दीर्घ जीवन जीते थे उसका कारण भी यही है। आज व्यक्ति शुद्ध आहार के साथ साथ अगर प्राणायाम का सहारा ले, योग का सहारा ले, तो आयु में वृद्धि हो ही सकती है। क्योंकि हमारी आयु वर्ष, दिन, घंटा, मिनट पर आधारित नहीं होकर श्वासों पर आधारित है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20, 15, 18 सांसें लेता है और उन श्वासों को गहरी और लंबी बनाकर अपनी आयु को बढ़ाता है। इसलिए वायु प्राणायाम से ही हम हासिल कर सकते हैं। और वायु का जो गुण होता है वो स्पर्श होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर को, जब हमारी त्वचा को जो वायु छूती है तो स्पर्श से ही हम महसूस कर सकते हैं कि ठंडी हवा है कि गर्म हवा है। उन हवाओं के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों तरह के गुण होते हैं। अब बात करते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का अर्थात है सूर्य की बात करते हैं हम। जिस प्रकार
अनेक आवश्यक तत्वों की उपस्थिति शरीर में जीवित रखने के लिए आवश्यक है। सूर्य की और उसकी किरणों की, जो कि पशु पक्षी पेड़ और सभी के लिए, जो बिल्कुल मतलब निर्जीव से निर्जीव वस्तु के लिए भी सूर्य जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को हमें क्या कर रखता है, सशक्त रखता है। एक कहावत भी है, सेइये भानु पीठ ये उर आगी, अर्थात सूर्य किरण को पीठ की तरफ से और आग को आगे की तरफ से तपना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी कहावत है। सूर्य किरणों में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जो कि हमारे शरीर का एक आधार होती हैं। हमारे शरीर में कीटाणुओं को नाश करता है और हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। और सूर्य का गुण, अग्नि का जो गुण होता है वो रूप होता है। आपने देखा होगा अग्नि, प्रचंड अग्नि, वाह, जब बहुत प्रचंड अग्नि छा जाती है तब रूप उसका बड़ा ही सुहाना लगता है। जितनी बड़ी आग होगा होलिका दहन पर, उसके हम रूप को देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जल की। जल हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार के माध्यम से हमारे शरीर को स्वस्थ रखा जाता है, मजबूत रखा जाता है, तंदुरुस्त रखा जाता है। शरीर के रक्त में जो जल होता है, आँख से हमारे आंसू, मुंह में हमारा लार होता है, शरीर में पसीना होता है, पेशाब होता है, भोजन में और मलों में जो पाचन रस निकलता है, सब जल से होता है। रक्त में जो हमारे होता है उसमें भी, शरीर में जो होता है 70% हमारे जल होता है। जल का काम शरीर को, ब्लड को अच्छे से प्योरीफाई कर और हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में, बॉडी से लेकर हार्ट तक हमें पहुंचाया जाता है। पौधों को हरा भरा रखने में जल काम आता है। आपने देखा होगा अधिकतर प्राकृतिक चिकित्सा को लोग जल चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जल चिकित्सा के माध्यम से शरीर को बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। अधिकांश में हमारे तत्व में जितने भी विजातीय यानी बेकार होते हैं, जल से घुलकर पसीने में और मूत्र के द्वारा बाहर आते हैं और हमारे शरीर को रक्त शुद्ध करते हैं, रक्त को भी शुद्ध करता है। और जल का गुण होता है रस, क्योंकि कभी भी जो जल वाला जो तत्व है, जो भी जलीय जो भी चीज़ होती है, उसमें एक रस होता है, एक स्वाद होता है, और रस टपकता हुआ हमारे शरीर को स्वाद का अनुभव कराता है। हमारा जो आखिरी तत्व है मिट्टी, हमारे शरीर के निर्माण में देखो जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी तत्वों का अहम योगदान है, लेकिन मिट्टी हमारी सभी तत्वों की एक जननी है, एक आधार है। क्यों? क्योंकि हड्डियों में रचना जो खनिज पाए, जो मिट्टी में जो खनिज पाए जाते हैं, वो सारे हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं। सारी सब्जियों में जो ज़मीन से निकलते हैं खनिज लवण पाए जाते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। धूप हवा से भी जो हमारे खनिज लवण लिए जाते हैं, वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। इसलिए हमारे अधिकतर तत्वों की जो शरीर की रचना हुई है वो मिट्टी की वजह से हुई है, यानी पृथ्वी तत्व से हुई है। यूँ तो मिट्टी तत्व हमारे सामान्य जितने भी प्राकृतिक लवण होते हैं, सारे कैल्शियम, फास्फोरस मोस्टली हमारे पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो पर्याप्त मात्रा में शरीर की मजबूती और विकास के लिए जो हमारी ज़रूरत होती है, वो सभी चीज़ें उसमें होती हैं। मिट्टी का वैसे गुण जो होता है, स्पेशल जो होता है, वो गंध होता है, क्योंकि किसी भी मिट्टी, किसी भी पदार्थ में एक महक आती है, मिट्टी की एक सुगंध होती है। तो दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन में जो मैंने आपको बताया, एक छोटी सी एक चीज़ है। सामान्य नया व्यक्ति, आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे, वो शायद नए हैं, और जो भी अब पहली बार जो प्राकृतिक और योग में, प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जुड़े हैं, उनके लिए शायद ये सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा। बहुत बुद्धिमान और जो इंटरेस्टेड हैं, जो लालसा रखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग में, उनके लिए तो ये अध्ययन इतना गहरा है कि जितने आप डूबते जाएंगे आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में, इसका वर्चस्व इसको बढ़ता जाएगा और समझने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जाए। लेकिन ध्यान रखना, प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा नहीं, ये तो एक जीवन जीने की एक कला है। अंग्रेजी में कहते हैं इसे लाइफस्टाइल कहते हैं, अंग्रेजी में जो इसे कहते हैं लाइफस्टाइल कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा तभी पूर्ण होगी जब हम इसे जीवन जीने के आनंद की अनुभूति ले पाएंगे। वैसे तो हम जीवन जीने की कला का आने वाले वीडियोस में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए प्रणाम।